The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो में पुलिस जिन लोगों को घसीट रही है, सीढ़ियों से नीचे फेंक रही है, वो बिहार के विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। और जहां से पुलिस इनको बाहर निकाल रही है वो जगह बिहार की विधानसभा है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ हमने हंगामे के खूब वीडियो देखे, विरोध प्रदर्शन भी। लेकिन कल बिहार विधानसभा में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। ये झगड़ा क्यों हुआ, पहले इसे समझते हैं। बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल को खास अधिकार देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार विधेयक लाई। बिहार का ये बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तर्ज पर होगा। ये बिहार में बड़ी फैक्ट्रियों, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी जगहों की सुरक्षा करेगा। बिल में ये बात भी कही गई कि ये जो नया सुरक्षा बल है वो बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार भी रखेगा। हालांकि ये बात सिर्फ औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगी, लेकिन विपक्ष इसे काला कानून बताकर हंगामा कर रहा है। आशंका जता रहा है कि इसके जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाएगा। बीते दिन जब विधानसभा में ये बिल पेश किया गया तो विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू किया। स्पीकर को उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया। विपक्षी विधायक जब काफी कोशिशों के बावजूद नहीं माने तो विधानसभा में DM और SP को बुलाया गया। DM SP ने भी उग्र विधायकों को समझाने की कोशिश की, विधायक फिर भी अड़े रहे। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को अंदर बुलाया गया सदन के, और पुलिस ने हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकालने का काम किया। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें विधायकों के साथ मारपीट की गई, घसीटते हुए बाहर किया गया। कई विधायकों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया, परिसर में प्रदर्शन किया, मांग की कि मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कल की घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो हम अगले 5 साल तक विधानसभा नहीं जाएंगे। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा। और बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया। सरकार आसन देखता रह गया। पूरी तरीके से पूरा फोर्स डाल करके जबरदस्ती, सदन है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। आपने विपक्ष की बात सुनी, अब सत्ता पक्ष की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर सफाई दी, कहा कि सदन के अंदर स्पीकर के साथ जिस तरह का व्यवहार विपक्षी सदस्यों ने किया वो कहां तक उचित है। कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया, और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो न बताएंगे, वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की, ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है।
तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ। और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो ये सारी बात कही गई है। इसलिए वो क्या बोलते हैं ये तो वो न बताएं, उनको भी तो बताएं कि जिस तरह का व्यवहार सदन के अंदर किया ये आज तक कभी नहीं किया गया। ये वो क्या कह रहे हैं। तो आपने प्रतिपक्ष और पक्ष सुन लिए, अब अपनी राय बताइए। हम चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 नए मामले सामने आए। 275 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 132 मौतें महाराष्ट्र में। इस बीच देश में वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का भी पता चला। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब लोग कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट यानी कि टाइप से संक्रमित हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं तो कोरोना का डबल इन्फेक्शन। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिले हैं। कोरोना का ये वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। शरीर के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने का तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको धोखा देकर संक्रमण को बढ़ा देता है। मंत्रालय के मुताबिक देश में 771 मामले ऐसे हैं जिसमें ये नया वेरिएंट देखा गया। त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। लोग घर पर परिवार के साथ होली मना सकते हैं। एक और कोरोना से जुड़ा और सार्वजनिक उत्सव से जुड़ा अपडेट है। जो लोग हरिद्वार के कुंभ में जा रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, उनके लिए ये सूचना है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी लोगों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ मेले में नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये पाबंदी हटा दी थी और तब इसकी आलोचना हुई थी। अब कोर्ट ने भी कहा कि मुख्यमंत्री गलत थे। दूसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। 2016 में दिल्ली के एम्स में सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में भारती को ये सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस NV रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 तक है। मीडिया रप्टों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में अगले CGI को लेकर वर्तमान CGI से आधिकारिक सिफारिश मांगी थी। जस्टिस रमन्ना 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में किसान परिवार में पैदा हुए। 1983 से वकालत की शुरुआत की। 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उससे पहले आंध्रा की हाई कोर्ट और फिर दिल्ली की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन पदों पर रहे। कुछ महत्वपूर्ण फैसले उनकी कलम से निकले, जैसे साल 2019 में जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने पर फैसला दिया था, तब इस बेंच में जस्टिस रमन्ना थे। साल 2016 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में फैसला दिया था कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते, CM और कैबिनेट की सलाह पर ही सत्र बुलाएंगे, तब उसमें भी जस्टिस रमन्ना थे। हाल ही में जस्टिस रमन्ना की बेंच ने कहा था कि गृहिणियां काम नहीं करती, आर्थिक योगदान नहीं देती, ये सोच गलत है। वर्षों से प्रचलित इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इनकी आय तय करना महत्वपूर्ण है। ये उन हजारों महिलाओं के काम को महत्व देने जैसा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाध्यताओं के चलते ऐसा करने को बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि घर में किसी महिला के काम करने की अहमियत दफ्तर जाने वाले उसके पति की तुलना में कम नहीं। CGI रहे रंजन गोगोई पर लगे कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपों की जांच के लिए गठित समिति का हिस्सा बनने से भी जस्टिस रमन्ना ने इनकार कर दिया था। ऐसा उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की ओर से उठाई गई आपत्ति की वजह से किया। महिला ने कहा था कि रंजन गोगोई और जस्टिस रमन्ना खास दोस्त हैं। महिला ने यह भी कहा था कि दोनों जजों के बीच पारिवारिक संबंध होने के कारण वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया था। ये तो फैसलों की बात हो गई, अब कुछ विवादों की भी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अक्टूबर 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे को चिट्ठी लिखकर जस्टिस रमन्ना पर कई आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जस्टिस रमन्ना ने राज्य की पिछली सरकार यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी बेटियों के पक्ष में किया।
अखबारी रपटों के मुताबिक सीएम ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं। जैसे ही ये खबर आई कि जस्टिस रमन्ना अगले सीजीआई होंगे, उसी दिन एक और खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमन्ना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय है, इसे सार्वजनिक करने के लिए उत्तरदायी नहीं। अगली सुर्खी, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्या केस में आज आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया गया। इनकी सजा पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया। निकिता तोमर की पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये एक तरफा प्यार और प्रताड़ना का मामला था। कॉलेज के बाहर निकिता को गोली मारी गई और ये घटना सीसीटीवी में भी दर्ज हुई। सीसीटीवी फुटेज को ही सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें तौसीफ निकिता से झगड़ा करता और फिर गोली मारता दिखता है। वारदात के वक्त दूसरा दोषी रेहान उसके साथ था। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। देश को चलाने का इस्पाती ढांचा है आईएएस और आईपीएस अफसर, मोटा माटी सिविल सर्विस के ऑफिसर। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारें बदलती हैं तो इन अफसरों को भी बदला जाता है, कभी तबादले, कभी पोस्टिंग, और मंतव्य ये कि सत्ता के मन मुताबिक ये अफसर काम करें। अफसरों को लोकतांत्रिक ढांचे में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन हिसाब से काम करने के चक्कर में कानून को ताक पर नहीं रखना चाहिए। पर हम जानते हैं कि सत्य क्या है, और हम एक सत्य है जो रोज नए रंगों में निकलता देख रहे हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में खबर छोटी सी आई थी सबसे पहले कि मुकेश अंबानी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, उनके घर के बाहर विस्फोटकों से भरी एक कार में जांच शुरू हुई इस विस्फोटक मामले में, और उसके बाद एक एक करके एएसआई, कमिश्नर, पूर्व कमिश्नर, डीजीपी, सबके नाम आ रहे हैं। किसी का जांच के सिलसिले में, किसी का शिकायत के सिलसिले में, और किसी का इल्ज़ाम के सिलसिले में। इसलिए आज लल्लन टॉप शो में बड़ी खबर में हम आज उन 5 अफसरों की बात करेंगे जो महाराष्ट्र के इस पूरे झगड़े में अलग अलग भूमिकाओं में हैं। इसमें पहला नाम है परमबीर सिंह का, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। एंटिलिया केस में सचिन वाझे का नाम आने के बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया, और उसके बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो पहले तो बात यह कि परमबीर सिंह ने क्या आरोप लगाए, और फिर जानेंगे कि उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। 20 मार्च को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाझे और कई पुलिस अधिकारियों को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। अपने दावे के सबूत के तौर पर उन्होंने उन अफसरों से चैट का जिक्र किया जिन्हें होम मिनिस्टर की तरफ से बुलाया गया था और पैसे उगाहने के लिए कहा गया था। जांच की मांग को लेकर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। यहां दायर याचिका में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के निवास के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए, उससे सही साबित हो जाएगा कि उनका दावा सही है। उन्होंने पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी का जिक्र भी किया और कहा कि होम मिनिस्टर देशमुख पर ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन का इल्जाम है। आज परमबीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए। तो ये परमबीर सिंह के हिस्से की कहानी है। अब आते हैं उन आरोपों पर जो परमबीर सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जब उन्हें पहले से जानकारी थी कि होम मिनिस्टर मुंबई पुलिस को वसूली के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने इतने दिन ये बात दबा कर क्यों रखी? मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद ही ये बात क्यों कही? क्या उनकी भी इस घटनाक्रम में मौन सहमति थी या कोई और रोल था? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वो गलत दावे कर रहे हैं। गृह मंत्री के पुलिस अफसरों से मिलने के बारे में जो जानकारी है वो झूठी है। हालांकि पवार जिस तरह से दावे कर रहे थे, पत्रकारों के क्रॉस क्वेश्चन के बाद वो भी दाएं बाएं झांकते नजर आए। इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में परमबीर सिंह को बीजेपी का प्यादा कहा गया। लिखा गया कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के बीजेपी के प्लान का वो हिस्सा है। परमबीर सिंह पर यह भी आरोप है कि सचिन वाझे को वही 16 साल बाद दोबारा मुंबई पुलिस में लेकर आए और सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई, बल्कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ बनाकर सारे हाई प्रोफाइल केस एक एक करके दिए गए। यानी परमबीर सिंह की भूमिका पर भी पर्याप्त सवाल है।
फरवरी 2019 में मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनने से पहले परमबीर सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी थे और नवंबर 2019 में अजित पवार के सहयोग से जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो एसीबी ने एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले में दर्ज केस वापस लिए। इस आधार पर कहा जा रहा है कि वो हमेशा ही सत्ता के हिसाब से काम करते रहे हैं। परमबीर सिंह पर एक इल्जाम और है। मुंबई पुलिस के ही एक निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने 2 फरवरी को महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें आरोप लगाया था कि जब वो एसीबी के यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी थे परमबीर सिंह, तब अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को बचाते थे। अब ये अंडरवर्ल्ड वाला एंगल क्या है? डांगे ने कहा कि उनका निलंबन वापस कराने के लिए परमबीर के सहयोगी ने 2 करोड़ मांगे थे और ये भी बताया कि किस तरह से एक जगह उन्होंने रेड डाली। जिस जगह रेड डाली, मालिक ने कहा कि मैं परमबीर सिंह को जानता हूं, उनके भाई के जरिए जानता हूं और अपने तमाम कनेक्शंस का हवाला दिया। ये विस्तार का मामला है। अब दूसरे किरदार पर आते हैं। परमबीर सिंह के बाद सचिन वाझे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अफसर, 1990 में महाराष्ट्र की पुलिस ज्वाइन करता है। कई एनकाउंटर्स में नाम आता है। अखबार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लिखने लगते हैं सचिन वाझे के नाम के आगे। फिर 2002 में मुंबई में हुए धमाकों के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। घाटकोपर ब्लास्ट कहते हैं उसको। उस टीम में सचिन वाझे भी होता है और पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत होती है। वाझे पर हत्या का केस दर्ज होता है। इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। वाझे इसके बाद पुलिस छोड़ देता है और 2008 में शिवसेना में शामिल होता है। इस दौरान 2 किताबें लिखता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सिक्योर कम्युनिकेशन वाला ऐप भी बनाया। जून 2020 में मुंबई पुलिस कोरोना की वजह से अफसरों की कमी बताकर सचिन वाझे को वापस ले लेती है और फिर से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बनाती है, जिसमें टीआरपी स्कैम से लेकर फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने वाले कई हाई प्रोफाइल केस हैंडल होते हैं। 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जब विस्फोटक मिलता है तो उसकी जांच भी सचिन वाझे की अगुवाई में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ही करती है। लेकिन 5 मार्च को मनसुख हिरेन की मौत के बाद सचिन वाझे की कहानी पलट जाती है। इस मामले में उसके शामिल होने के आरोप लगते हैं। एनआईए उसे गिरफ्तार करती है और फिर वाझे लिखता है कि उसके खिलाफ साजिश चल रही है, फंसाने की कोशिश है। हालांकि महाराष्ट्र की एटीएस और एनआईए की जांच में सचिन वाझे के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में भी उसे मुख्य आरोपी माना गया है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने का भी शक उसी पर है और अब इसमें एनआईए यूएपीए लगाने की तैयारी में है। इस पूरे विवाद में तीसरा नाम जो सामने आया वो है आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला दोनों एक ही बैच के बैच ऑफ 1988 के आईपीएस हैं। जब परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे तब रश्मि शुक्ला स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस कमिश्नर के पद पर तैनात थी। रश्मि शुक्ला का नाम इस पूरे मामले में परमबीर सिंह ही लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में इंटेलिजेंस कमिश्नर रहते हुए रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायत डीजीपी को दी थी। उन्होंने यानी आईपीएस रश्मि शुक्ला ने कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर दावा किया था जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में। रश्मि शुक्ला की जानकारी देने पर डीजीपी ने गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी। इन चिट्ठियों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है। कहा कि इसमें गृह मंत्री के दफ्तर के लोगों के नाम थे, लेकिन ठाकरे सरकार ने कार्रवाई नहीं की बल्कि रश्मि शुक्ला को ही उनके पद से हटा दिया। कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह नए आरोप लगे थे तो उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने रश्मि शुक्ला पर आरोप लगाए। कहा कि उनकी रिपोर्ट गृह विभाग ने देखी थी, इसमें सच्चाई नहीं थी। फिर बोले कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के कहने पर फोन टैपिंग कर रही थी। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी
सरकार के पास है। उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। इस पूरे विवाद में रश्मि शुक्ला का नाम बाहर आने से पहले ही वो डेपुटेशन पर केंद्र में चली गई थी। अभी वो सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। इससे पहले सिविल डिफेंस में डीजी थी। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र काडर की ईमानदार अफसरों में गिनी जाती हैं। यूपीए सरकार के दौरान 2013 में उन्हें गणतंत्र दिवस पर पुलिस मेडल से भी नवाजा गया था। तब वो मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर थी। इस पूरे प्रकरण में अब आते हैं चौथे पुलिस वाले पर, सुबोध कुमार जायसवाल, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी। जब रश्मि शुक्ला इंटेलिजेंस कमिश्नर के पद पर थी और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की चिट्ठी उन्होंने लिखी, तब सुबोध कुमार जायसवाल ही महाराष्ट्र के डीजीपी थे। अब एनसीपी कह रही है कि रश्मि शुक्ला और सुबोध दोनों बीजेपी के लिए काम करते थे। सुबोध जायसवाल के नाम पर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और बीजेपी में पहले भी झगड़ा हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में जायसवाल को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था। खुद सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार में डेपुटेशन की अर्जी लगाई थी और इस पर महाराष्ट्र की सरकार ने क्लियरेंस भी दिया था। बीच में खबर आई कि उद्धव ठाकरे सरकार से उनकी अनबन चल रही थी। जिस तरह से आईपीएस अफसरों का सरकार तबादला कर रही थी, उससे डीजीपी नाराज थे। जायसवाल प्रकरण सामने आने के बाद कि जब ये तनातनी चल रही थी, तब भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, उससे डीजीपी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और पद छोड़ना चाहते थे। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 8 साल रॉ में रह चुके हैं और मुंबई के कमिश्नर भी। इस प्रकरण में 5वां पुलिस अफसर है शिवदीप लांडे, महाराष्ट्र में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के डीआईजी। मनसुख हिरेन की मौत और गाड़ी चोरी होने वाले मामले की जांच महाराष्ट्र की एटीएस भी कर रही थी। शिवदीप लांडे 2006 बैच के बिहार काडर के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार में पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले में हुई थी। बाद में कई और जिलों में रहे। राजधानी पटना में भी एसपी रहे। कभी भेष बदलकर पुलिस वालों को घूस लेते पकड़ते, कभी पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते और सोशल मीडिया पर बिहार में शिवदीप लांडे खूब पॉपुलर हुए। ईमानदार और तुरंत एक्शन लेने वाले पुलिस अधिकारी की उन्होंने छवि बनाई। अखबारों में सिंघम और दबंग कहकर उनका नायकत्व भी गढ़ा गया। लेकिन फिर शिवदीप लांडे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में पोस्टिंग की अर्जी लगाकर सामने आए। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने लांडे की महाराष्ट्र में डेपुटेशन की अर्जी पर 2016 में मुहर लगा दी। अंदर खाने बात यह भी आई कि शिवदीप लांडे के लिए उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ने भी केंद्र से सिफारिश की थी। आईपीएस लेवल के अधिकारी को डेपुटेशन पर भेजना बड़ा फैसला होता है और ये अक्सर राजनीतिक भी होता है। लांडे एटीएस की उस टीम के हेड हैं जो मनसुख हिरेन मामले की जांच कर रही है। पूरे एंटीलिया केस की जांच एनआईए की टीम भी कर रही है, लेकिन मनसुख की मौत और कार चोरी के मामले की जांच एटीएस के पास। और इसी जांच को लेकर 2 दिन पहले शिवदीप लांडे ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। कहा कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन केस की गुत्थी एटीएस ने सुलझा ली है। उन्होंने इसे करियर का सबसे जटिल केस बताया। रविवार को पोस्ट आई। फिर एटीएस ने हत्या के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश धारे शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात से भी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वो इन आरोपियों को फर्जी सिम देता था। इन गिरफ्तारियों के बाद शिवदीप लांडे के फेसबुक पेज पर ऐलान आया कि केस सुलझ गया, पर सवाल भी उठे। सवाल ये कि जब एनआईए इस केस की जांच कर रहा है तो शिवदीप लांडे ने एटीएस ने केस सुलझा लेने का दावा क्यों किया और सोशल मीडिया पर जानकारी क्यों दी। फिर लोगों ने पारिवारिक रिश्ते भी खंगालने शुरू कर दिए। कुछ वेबसाइट्स पर लिखा गया कि शिवदीप शिवसेना नेता के दामाद हैं। उनकी पत्नी ममता शिवतारे शिवसेना नेता विजय शिवतारे की बेटी हैं। विजय शिवतारे 2019 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इससे पहले फडणवीस सरकार में शिवसेना के कोटे से जल संसाधन राज्य मंत्री थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को आदेश दिया था कि मनसुख हिरेन की मौत की जो जांच है वो भी एटीएस से ले खुद जांच करें, लेकिन ये केस एटीएस ने एनआईए को नहीं सौंपा। फिर एनआईए ने कोर्ट में शिकायत की और आज एनआईए स्पेशल कोर्ट ने एटीएस को आदेश दिया कि जांच की फाइल दी जाए। ये मुंबई पुलिस के 5 वो अफसर हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं अलग अलग वजहों से। कुल मिलाकर बात यह है कि परमवीर सिंह का प्रकरण, सचिन वाझे का प्रकरण, ये एंटीलिया के बाहर जिलेटिन विस्फोटक का प्रकरण महाराष्ट्र पुलिस की साख पर बड़े सवाल उठा रहा है और उससे भी बड़े सवाल उठा रहा है उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर, क्योंकि अंततः इन अधिकारियों की तैनाती और निगहबानी ये सरकार का काम है। हम सब जानते हैं कि मुंबई में पुलिस कमिश्नर की तैनाती एक बड़ा राजनीतिक फैसला भी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे पुलिस कमिश्नर के बारे में भी जानें जिसे पूरे देश में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है, सुपर कॉप कहा जाता है, और वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे और इस प्रकरण में भी उनका एक संदर्भ आया। इस अफसर का नाम है जूलियो रिबेरो। इनकी ईमानदारी का इकबाल आज भी बुलंद है।
परमबीर सिंह मामले की जांच के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जूलियो रिबेरो का ही नाम लिया था, लेकिन उन्होंने जांच करने से मना कर दिया। कहा 92 साल का हो चुका हूं, इस तरह की जांच करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये केस साफ दिख रहा है कि पुलिस के फर्जीवाड़े वाला है और पवार चाहें तो खुद भी जांच कर सकते हैं। जूलियो रिबेरो मुंबई पुलिस कमिश्नर के अलावा गुजरात और पंजाब के डीजीपी भी रहे। पंजाब के डीजीपी आतंकवाद के दौर में देश के प्रतिष्ठित अफसरों में उनका नाम शुमार है। पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, इसको लेकर लगातार अखबारों में लिखते रहे हैं। सचिन वाजे मामले पर इंडियन एक्सप्रेस में 18 मार्च को उन्होंने एक लेख लिखा और इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को समाज में हीरो बनाने के चलन पर सवाल उठाए। वाजे की बहाली पर भी सवाल उठाए। कहा कि बहाली क्यों होनी चाहिए थी और अगर कोरोना के नाम पर बहाली हुई तो कोरोना वाली ड्यूटी में क्यों नहीं लगाया गया। तो ये कुछ गंभीर सवाल हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार से पूर्व पुलिस अधिकारी भी पूछ रहे हैं और विपक्षी भी। एक पुलिस अफसर की भूमिका से शुरू हुआ ये विवाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। ये सब सरकारों और अफसरों के लिए सीख है कि साख चली जाए तो कैसी छीछलेदर होती है। चलिए, पुलिस के प्रकरण आपने सुन लिया। अब देश की संसद की तरफ चलते हैं, जानते हैं आज क्या हुआ संसद में। संसद में पहले बात राज्यसभा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चर्चा की शुरुआत की। कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी सरकार के वादे का क्या हुआ। मैंने देखा, खोजने की कोशिश करी कि कौन जिम्मेदार है सरकार में। वैसे सभी जिम्मेदार हैं, मगर एक कृषि मंत्रालय में एक अशोक दलवई जी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, उनका कि भाई इसमें डबलिंग फार्मर इनकम में क्या स्ट्रेटजी है, ये करके उन्होंने को सवाल पूछा, क्या ब्रेकअप है इसका, कुछ बताइए। तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई, जिसमें कहा कि प्रमुखता से हमारी एक स्ट्रेटजी है शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, यानी कि अगर 2 किसान के भाई हैं, एक को मजदूरी पे आप लगा दो तो उसकी जो रह गया उसकी इनकम दुगनी होगी। क्या ये आपका फॉर्मूला है? इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आपने सोचा किसान भूल जाएगा ये बात, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद। हुड्डा ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप कॉर्पोरेट टैक्स दूसरे देशों के बराबर होने की बात करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर ऐसा क्यों नहीं कहते। जिनकी संपत्ति बढ़ रही है उन पे कोई टैक्स नहीं, और आप कह रहे एक और गरीब आदमी पे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तभी हमारी कंपेटिटिवनेस बनेगी हमारी कंपनियों की। तो इनडायरेक्ट टैक्स पेट्रोल और डीजल पे टैक्स दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमारे आम आदमी की कंपेटिटिवनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? महंगा ऐसे पेट्रोल डीजल की बात आई, आज स्थिति ये है पेट्रोल डीजल पे 100 रुपए में से, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस के सिलेंडर पे, आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं, आप उसका दर्द समझिए, उस बूढ़ी माँ का जिसने दिया जलाया था कोरोना में, आज उसके घर गैस सिलेंडर खाली पड़ा है, आज वो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी जला रही है और उसके धुएं से उसकी आंख में आंसू निकल रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स की बात हुई तो इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर भी बात हुई। कल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कई सदस्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कह रहे हैं। अगर जीएसटी काउंसिल में यह मुद्दा उठता है तो वो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन राज्यसभा में इसी विषय पर यानी वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान जब ये प्रसंग आया तो बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना 8 से 10 साल तक संभव नहीं है। अगर 100 रुपया पेट्रोल या डीजल की कीमत है तो 60 रुपया उसमें टैक्स के रूप में लगता है, और ये 60 रुपया केवल केंद्र को नहीं मिलता स्वती महोदय, इसे 35 रुपया केंद्र को और 25 रुपया स्टेट को मिलता है। और जो 35 रुपया भी जो केंद्र का है उसमें भी 42% जो है वो राज्यों को प्राप्त होता है स्वती महोदय। स्वती महोदय, बार बार एक बात आती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए,
सभापति महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर 60% रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल का और लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता, 5 लाख करोड़, और इस 5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेंटर और स्टेट को, अगर इसको जीएसटी में डाल दिया गया तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है, तो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी सभापति महोदय? और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। स्टेट्स विल गेन ओनली 14 रुपीज एज एट जीएसटी इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी रिजिम। आज जहाँ उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा, तो 48 रुपये का जो नुकसान होगा सभापति महोदय उसकी भरपाई कहाँ से होगी सभापति महोदय? इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके, क्योंकि कोई राज्य, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई राज्य जो है वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्षति के लिए वो तैयार नहीं होगी सभापति महोदय। वित्त विधेयक के राज्यसभा से पास होने के बाद सदन में दिल्ली शासन संशोधन विधेयक 2021 भी पेश हुआ। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब आप दिल्ली सरकार के सभी अधिकार एक नामित एलजी को दे देंगे तो चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है, मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके अधिकार को छीनकर एलजी के हाथ में देने की मंशा है और एलजी को ही सरकार मानने का बिल में प्राविधान है। सर, अगर एलजी को एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो चुनाव की क्या आवश्यकता है? और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव अपना चीफ मिनिस्टर चुने, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद खड़े हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने विधेयक को संविधान की हत्या करने वाला बताया। आज मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2 करोड़ लोगों के लिए सर, आप न्याय की कुर्सी पर हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं और देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए इस सदन के एक एक सदस्य से न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं सर, पूरे सदन के सदस्य से। मैं अपने सत्ता पक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान रहेगा तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं रहेगी, ये विधानसभाएं नहीं रहेगी सर। और ये संविधान क्या कह रहा है सर? ये संविधान क्या कह रहा है? 239A क्लॉज 6, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, दिल्ली सरकार की चुनी हुई मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। यह संविधान में लिखा है। इस संविधान में सर, बाबा साहब के संविधान में, जिसमें 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी, और उस संविधान में जो लिखा है उसको आप एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए परिवर्तित कर रहे हैं मानवर। सिंपल संशोधन के जरिए, एक सामान्य संशोधन से उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। अरे संविधान संशोधन है, आपका बिल गलत है, आपका बिल गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इस विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों ने वेल में जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी इस बिल में हिस्सेदारी के लिए स्पेशली अपनी चुनावी गतिविधियां छोड़कर आए थे। ये राज्यसभा की बात थी। अब लोकसभा की तरफ चलते हैं।
लोकसभा में आज एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2021 पास हो गया। राज्यसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किया। इसे पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सदन में सरकार के सुधारों की जब बात होती है तब वित्तीय सुधार और प्रशासनिक सुधारों की बात होती है, लेकिन आज जो सुधार हो रहा है वो सुधार नहीं, एक मानवीय संकल्पना है। महोदय, कई बार जिले में बच्चों के शोषण की गंभीर रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर एक्शन लेता है। आज जो अमेंडमेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूं भारत सरकार की ओर से, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ध्येय हमारा ये है, We do not wait for a child to become a victim. हम सतर्क हों ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हम अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, कहीं ना कहीं एक सुपरविजन की जरूरत थी और इसीलिए बच्चे की सुरक्षा संरक्षण को केंद्र बिंदु बनाते हुए जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त करने का महोदय प्रयास है। तो ये संसद के कुछ अपडेट थे। अब चुनावी राज्यों की तरफ चलते हैं। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है, यानी प्रचार में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी फुल मोड में है। आज पूर्वी मिदनापुर के कांथी में एक जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और ममता बनर्जी के घर घर सरकारी राशन की स्कीम पर हमला बोला। बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। जवाब में बांकुरा की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर किसानों की बात न सुनने का आरोप लगाया। बंगाल के बाद पीएम मोदी ने असम के बिहपुरिया में भी रैली को संबोधित किया, जहां कहा कि कांग्रेस का हाथ ऐसे लोगों के साथ है जो असम की पहचान को तबाह करना चाहते हैं। मैं आपको जगाने आया हूं। बंगाल और असम में 27 मार्च से चरण शुरू हो रहा है चुनाव का। लल्लन टॉप की टीमें ग्राउंड के लिए इन राज्यों में है और अब आपका दोस्त भी ग्राउंड पर जा रहा है। कल पहुंच जाएंगे, फिर हम भी देखेंगे चुनाव के नज़ारे और आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ ही लगातार लल्लन टॉप शो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।